किसी भी तरह के राजनेता ले लें आप, प्रदेश के राजनेता ले लें, देश के राजनेता ले लें, जो भी राजनीति करते हैं, कौन युवा है सर? भारत की राजनीति में कौन युवा है जिनको ये समझ में आता है कि हमको अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि इसका विकास होगा? झूठे युवा दिवस खाली मनाने से नहीं होगा सर। तमाम संशोधन होते रहे पर यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई बात डायरेक्ट सरकार अपने ऊपर नहीं लेती। ऐसा क्यों है सर? कि जब संविधान में हो सकता है संशोधन, तो संशोधन करके ये भी चढ़ाओ कि रोजगार देना भी सरकार का ही दायित्व है, सरकार का ही कर्तव्य है। और अगर सरकार रोजगार नहीं देती है तो उन युवाओं को भत्ता दे ताकि वो अपना जीवन कम से कम जी सके, दारू बेचने में मजबूर ना हो जाए। आज बहुत खास दिन है। खास दिन क्यों है कि आज हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में लोग युवा दिवस मना रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हिंदुस्तान में बसती है, और वहां के राजनेता आज के दिन ट्विटर पर लंबा लंबा लिख के पोस्ट मार रहे हैं। ठीक है, 60 साल का उम्र है मगर युवा दिवस के दिन युवा को संबोधित जरूर करेंगे। चलिए, आपका मतलब इस हिम्मत का दाग देते हैं हम। भले आप कुछ करें ना करें, हमारे साथ रोचक मेहमान हैं, इसीलिए मैं आ गया आप लोगों के बीच। हमारे साथ आर.एन. सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनके बारे में थोड़ा परिचय दे दें। ऐसे पॉलिटिकली रूप से आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और बेगूसराय में इनका एक निजी विद्यालय चलता है रिवर वैली के नाम से, और शिक्षक भी हैं, साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, और पता नहीं बहुत तरह की चीज़ों में भागीदारी, योगदान। आप सीधे शब्दों में कहिए ना, हमारे गांव में ऐसे लोगों को विद्वान आदमी कहते हैं। सर, ये युवा दिवस जो है, साथ ही साथ विवेकानंद जी की जयंती है, तो जो राजनेता हैं, जो बड़े बड़े लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं आज के दिन, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, कितना सार्थक है? हमको तो लगता है कि ये सब बस दिखावा और ढोंग है। अपने जगह पर वो सही हो सकते हैं। अच्छा। युवाओं के लिए कुछ रास्ता अगर वो निकाल सकें, युवाओं के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इतनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, 20 साल तक हमारे बच्चे पढ़ लिख कर और उसके बाद ई रिक्शा चलाने को बाध्य हो जाते हैं, तो उन युवाओं के लिए अगर वो कुछ रोज़गार सृजन के लिए कुछ सहायता कर सकें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उन सभी लोगों की जो नेतृत्व करते हैं, जो सरकार में हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं संसद में या विधानसभा में, विधान परिषद में, तो उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज के इस पुनीत अवसर पर वो सबसे पहला जो काम करें वो रोज़गार सृजन करें युवाओं के लिए। अपने बिहार में ही लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं और हमारे युवा बेरोज़गार रोड पर भटक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो हमारी समझ से बाहर आता है। तो कम से कम ऐसा हो कि जितने पद अभी सृजित पद जितने हैं सरकार के पास, उतना तो रोज़गार दे दें तुरंत के तुरंत। उसमें क्यों विलम्ब हो रहा है? क्यों एक एक बार एक पोस्ट के लिए कई बार बच्चों को फॉर्म भरना पड़ता है, फिर परीक्षा कैंसिल होता है, फिर दोबारा होता है। 3 महीना में जिस पद को भर दिया जाना चाहिए वो पद 3-3 साल तक खाली पड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? वो 3 महीना में भर दिया जाना चाहिए। तो आज के दिन, इस राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन, सब लोगों से हमारी गुजारिश है जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं देश को, राज्य को, कि इन युवाओं के लिए आप कुछ करें, आगे आएँ और रोज़गार का सृजन करके उन्हें भी अवसर दें जीवन जीने का और देश सेवा करने का। जिनको आप ये नसीहत दे रहे हैं जो युवा के लिए रोज़गार सृजन करेंगे, वो वहाँ से सिर्फ चुनाव के समय में स्टेज पर खड़ा होकर माइक पकड़कर 2 करोड़ रोज़गार साल भर में देने की गारंटी देकर चले जाते हैं। जीतने के बाद कुर्सी पकड़ लेते हैं, उसके बाद उनको पता नहीं रहता है कि क्या बोल के गए थे और क्या करना है। चाहे वो देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, सबकी सर मिली जुली भगत वही है सर। सब एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। किसी भी तरह के राजनेता ले लें आप, प्रदेश के राजनेता ले लें, देश के राजनेता ले लें, जो भी राजनीति करते हैं, कौन युवा है सर? भारत की राजनीति में कौन युवा है जिनको ये समझ में आता है कि हमको अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि इसका विकास होगा? झूठे युवा दिवस खाली मनाने से नहीं होगा सर। सचमुच एक हद तक आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं
सकारात्मक विचार रखता हूँ। हमारे सर, हम भी सकारात्मक विचार ही रखते हैं। ऐसे नामुराद राजनेताओं के बीच रहकर इन जैसे, क्या मैं कहूँ सर, इन जैसे राजनेताओं की वो अनर्गल बातें सुनकर, वो अनर्गल वादों को सुनकर, है ना, दिमाग झन्ना गया है। लगता ही नहीं है। अच्छा कब कहेंगे आप इन्हें? कुछ अच्छा होगा तब तो। अभी हम लोग 2022 में हैं जी। 2024 में पुनः देश में जनरल इलेक्शन होने वाला है। अच्छा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। जी। कोरोना ने, इस महामारी के संकट ने निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ कि प्रधानमंत्री जी ने जैसा वादा किया था, अब संभवतः वह वक्त आ गया है और 2 साल का वक्त है भी उनके पास। तो हमारे युवाओं से पहले को भी कर सकते थे, लेकिन जो नहीं हुआ उसके पीछे ना जाके हम ये उम्मीद करें कि अभी से शुरुआत करें और हमारे युवाओं को रोजगार दें। आज एक संस्था का भी उद्घाटन हो गया है, उसका नींव डला गया है। संस्था क्या है भैया? संस्था है युवा के रोजगार की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट। बताइए, हम कहते हैं कि जब हिंदुस्तान के संविधान में ये लिख दिया गया कि जब तक संविधान है और जब तक हिंदुस्तान है तब तक समय के हिसाब से इसमें संशोधन होता रहेगा, तमाम संशोधन होते रहे, पर यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट की कोई बात डायरेक्ट सरकार अपने ऊपर नहीं लेती। ऐसा क्यों है सर? हाँ, ये थोड़ा सा एक ऐसा बिंदु है, ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से सरकार को इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए। और संविधान में अभी तो सरकार के पास, जो वर्तमान सरकार है हमारी, संयोगवश उनके पास प्रचंड बहुमत है। अच्छा। तो निश्चित रूप से राइट टू एम्प्लॉयमेंट संविधान में ऐड होना चाहिए, संशोधन करके हमारे युवाओं को नौकरी मिले। अगर सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार रोजगार का सृजन करे, ऐसी आर्थिक नीतियां बनाएं जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, और संविधान में जब यह क्लॉज लग जाएगा, जब ये धारा लग जाएगी कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट, सरकार को सबको रोजगार देना है। रोजगार का मतलब ये नहीं कि सबको रोजगार सरकारी नौकरी ही मिले। रोजगार विभिन्न रूपों में उनको योग्यता के हिसाब से मिल सकता है, लेकिन उसका सृजन तो सरकार करेगी। बिल्कुल। तो वो सरकार को वो सृजन करना है और संविधान में ये एक्ट लाना है कि आप एम्प्लॉयमेंट देंगे, राइट टू एम्प्लॉयमेंट। और इसी के मद्देनज़र आज के दिन स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पर, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, बेगूसराय के युवाओं ने मिलके एक संस्था का निर्माण किया है, जिस संस्था का नाम है राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट। वाह। तो सभी को अधिकार होना चाहिए कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिले। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले तब सरकार भत्ता देगी? हाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो जैसा कि और विकसित देशों में हो रहा है, अच्छा। सरकार हमारे नौजवानों को, जिनको रोजगार वो नहीं मुहैया करवा पा रही है किसी न किसी रूप में, उन्हें भत्ता देने का सरकार काम करे। और इसी उद्देश्य से आज इस संस्था का निर्माण हुआ है, आपको लगता है सर युवा जुड़ेंगे? इससे बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार के और पूरे देश के युवा जुड़ेंगे, क्योंकि युवाओं को 20 साल की पढ़ाई के बाद एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो वो अपना जीवन संवार सकते हैं, समाज के लिए और देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। आज जब युवा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, और पूरा देश, पूरा प्रदेश रोजगार को लेकर त्राहिमाम कर रहा है, उस कंडीशन में जब लोग खड़े होते हैं, सामने आते हैं और कोई संस्था खोलकर ये कहते हैं कि जब संविधान में संशोधन हो सकता है, तो संशोधन करके ये भी चढ़ाओ कि रोजगार देना भी सरकार का ही दायित्व है, सरकार का ही कर्तव्य है। और अगर सरकार रोजगार नहीं देती है तो उन युवाओं को भत्ता दे, ताकि वो अपना जीवन कम से कम जी सके, दारू बेचने में मजबूर ना हो जाए। एक युवा हमारे साथ हैं, क्या कुछ है मामला? आप तो सचिव हैं, अभी बता रहे थे प्रभाकर जी। तो ये जो आपका जो ये ग्रुप जो अभी बना है, जो कम्युनिटी आप लोगों ने अभी गठित की है,
आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा इसको देखिए अविनाश बाबू, मुद्दा ये है, आपके नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार को आपने टैक्स दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सही बात। आप माइक लगाए हमारे सामने में, इसमें भी आप कितना रुपया टैक्स दिए होंगे सरकार को, आपको पता होगा। हाँ। इस टैक्स पे किसका अधिकार है? हमारा अधिकार है। और इसका अधिकारी कौन है? सरकार है। ठीक है, ये हम लोग ही टैक्स देकर उसको अधिकारी बनाए हैं। तो इस टैक्स के पैसा को क्या होता है कि योजना बनता है, परियोजना बनता है। ठीक है, योजना के माध्यम से मान लीजिए कि बहुत तरह का एम्प्लॉयमेंट डेवलप किया जाता है, परियोजना के माध्यम से स्कूल बना, सड़क बना, पुल बना, बहुत तरह का होता है। तो इन सब चीज़ों में जब किसी चीज़ का निर्माण होता है, कोई शक्ति आगे बढ़ती है, कोई भी कार्यक्रम आगे बढ़ता है, तो उसमें बहुत तरह के ऐसे मैन पावर का ज़रूरत होता है। तो जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, एसपी डीएसपी से लेकर निचले स्तर तक का पदाधिकारी नियुक्त करते हैं इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, आरक्षण है और भी बहुत तरह की बातें हैं, इस वजह से जो होता है, आपका योग्यता अगर बीए पास है तो फिर भी आपको बहुत तरह के पाबंदियों के वजह से रोज़गार नहीं मिल पाता। तो टैक्स तो हर कोई दे रहा है, लेकिन इस पाबंदी की वजह से हर किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि जो जिसका योग्यता है, उसके योग्यता के आधार पर उसको रोज़गार मिले। और उस रोज़गार के लिए हम लोग ये राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट का एक संस्था बनाए हैं। और संस्था ही नहीं है, ये क्रांति का शुरुआत है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर उन्होंने ही कहा था, जागो उठो बढ़ो और तब तक बढ़ो जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हमें रोज़गार नहीं भी मिला तो मैं आप सबको और जो भी युवा दर्शक देख रहे हैं, अगर उनको रोज़गार दिलाने में सक्षम हो गया तो ये हमारी उपलब्धि होगी। तो इसके लिए हम अभी अपना शुरुआत जो है बेगूसराय से करेंगे। और बेगूसराय में मैं चाहता हूँ कि जितने भी संस्थाएं सब अपना अलग अलग एनजीओ बना के सब काम करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रोज़गार की बात आती है तो सबके साथ सेम परेशानी है। सही बात। हर किसी के पास बेरोजगारी है। तो जितनी संस्था है, जितने पार्टी के लोग हैं, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो आप अपना व्यक्तिगत विचारधारा कुछ और भी रखिए, लेकिन रोजगार की बात जब आए तो आप सभी युवा केंद्रित होइए और आंदोलन कीजिए। और आंदोलन करके आपका जो अधिकार है, उस अधिकार के लिए आप लड़ाई कीजिए और लड़ाई करके अपना हक हासिल कीजिए। यही हमारी सफलता होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिए क्या कुछ है आज के युवाओं के मन में सरकार के प्रति। अब संघर्ष करना इनका काम है, ये अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। फिलहाल हम भी युवा हैं और हमारे पास तो रोज़गार था। फिलहाल ये मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। तो मैं बेरोज़गार नहीं हूँ, पर जो मेरे साथी बेरोज़गार हैं उनसे भी विनती है कि ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़िए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये आपके लिए लड़ रहे हैं। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।